जी डियर फ्रेंड्स, अब हम चले जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 से हम रूल नंबर जो है 15 से डिस्कस करेंगे। ये बात करते हैं हमारे पास रूल नंबर 15 से लेकर रूल नंबर 21 तक ये बात करते हैं रजिस्टर्स ऑफ केसेस, डिक्रीज, ऑर्डर, ईटीसी। ठीक है, यहाँ तक बात मतलब रजिस्टर ऑफ केसेस, डिक्रीज, ऑर्डर एक्सेट्रा, इनके ऊपर ये हमारे पास 15 से लेकर जो है 21 तक रूल ये बात करते हैं। रूल नंबर 15 बात करता है व्हेन अ प्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड इट्स पर्टिकुलर शैल बी इंटर्ड इन अ रजिस्टर टू बी केप्ट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिविल सूट्स अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब ये बात करता है कि सीपीसी के तहत जो भी हमारे पास रजिस्टर्स दिए गए हैं, उन रजिस्टर्स में जिस तरह सिविल सूट्स की पर्टिकुलर्स इंटर्ड करते हैं, ठीक है, जिस तरह इनकी एंट्री होती है सिविल सूट्स की, इसी तरह हमारे पास फैमिली सूट्स की भी एंट्रीज होंगी, यहाँ तक बात क्लियर है। रूल नंबर 15 क्या बात करता है? 16 रूल नंबर 16 बात करता है इन एवरी सूट ऑन पासिंग द जजमेंट अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप इन फॉर्म 2, कि डिक्री जो है फॉर्म 2 के तहत बनाई जाएगी। डिक्री जो है फॉर्म 1 के तहत 1 के तहत बनाई जाएगी। फॉर्म लास्ट में इन्हीं रूल्स के लास्ट में दिए गए हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बात करता है। फॉर्म 1 बात करता है, हम देख लेंगे, अगर आप थोड़ा खोल कर आप देखेंगे तो बात की गई है सी रूल 16, ठीक है, और नीचे लिखा गया फॉर्म ऑफ डिक्री, कि डिक्री किस तरह होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ डिक्री। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, जो फॉर्म ऑफ डिक्री दी गई है उसी तरह वो डिक्री बनाई जाएगी। वेरी वेरी सिंपल। एंड शैल बी साइन बाय द प्रिजाइडिंग जज, जो भी प्रिजाइडिंग जज है उनकी साइन होगी। द डिक्री शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और जो डिक्री है उनके ऊपर उस कोर्ट की जो है सील होगी, मतलब उस कोर्ट का ठप्पा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। रूल नंबर 17 क्या बात करता है? रूल नंबर 17 बात करता है द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिक्रीज एंड ऑर्डर्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कि जो भी डिक्रीज होंगी, जो भी ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, ऐसा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिस तरह सीपीसी के अंदर हमारे पास सिविल सूट के लिए मेंटेन किए जाने की हमारे पास तरीक़ेकार बताया गया है। ठीक है, जिस मोड्स के अंदर वो मेंटेन होते हैं, ठीक है, सीपीसी के तहत, उसी तरह वो मेंटेन किए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसके अंदर लिखा जाएगा कौन सी डिक्री हुई है, कौन से हमारे पास पार्टी के अगेंस्ट में हुई है, किस पार्टी के फेवर में हुई है, किस पार्टी ने फाइल की थी, कौन से डिफेंडेंट से, वो थोड़े प्रिसाइज में वो रजिस्टर बनता है, नंबर वाइज सीरियल वाइज लिखे जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, वो रजिस्टर के अंदर। रूल नंबर 18 क्या बात करता है? रूल नंबर 18 बात करता है वेयर एवर एनी फाइन इज पेड अंडर सेक्शन 15 और सेक्शन 16 ऑफ आर money or property deposited with or realized by the court under the act are these rules, a receipt shall be given in form 2 which shall be serially numbered and counterfoil thereof shall be kept in court। मतलब कि जो भी पैसे जमा किए जाएंगे सेक्शन हमारे पास 15 या सेक्शन 16 के तहत, जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत जो भी फाइन्स वगैरह होती है, जो भी लेवी वगैरह टैक्स वगैरह जमा किए जाते हैं कोर्ट में, तो फिर उसकी रिसिप्ट दी जाएगी। वो रिसिप्ट जो है ना, वो किसके तहत इशू होगी? वो फॉर्म 2 के तहत इशू होगी, और फॉर्म 2 में जो उसके पर्टिकुलर्स बताए गए हैं वही पर्टिकुलर्स उसके अंदर मेंशन होंगे। सी फॉर्म 2 देखेंगे तो उधर लिखा है कि सी रूल 18 के नाम लिखा होगा कोर्ट का, ठीक है, कौन जमा कर रहा है उसका नाम होगा, अमाउंट होगी कितनी है, ठीक है, फाइन है तो कितनी है, पैसे कितने हैं, आज हमारे पास वो जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं, उसकी डेट होगी पेमेंट की, आज बस, और उसके जज के साइन होंगे, और उसकी एक होगी हमारे पास सीरियल, उसको नंबर दिया जाएगा, रिसिप्ट होगी एक। फॉर एग्जांपल ये बुक है
इसमें जो भी पैसे जमा करते हैं उसको एक कॉपी दी जाती है और उसकी जो पैसे वसूल करता है उसकी साइन से वो उसको कॉपी एक दी जाती है और एक कॉपी कोर्ट के अंदर रहती है जिसको बोलते हैं हम काउंटर फॉइल। मतलब सबूत के, या फिर जो कॉपी उसको दी जाती है वो सबूत के तौर पर दी जाती है जिसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। क्या कहते हैं उसको? काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल का मतलब क्या है? सबूत के तौर पर रिकॉर्ड में रखने वाली रसीद। ठीक है, ये काउंटर फॉइल जो है ना, फॉर एग्जांपल ये बुक है हमारे पास है, ये बुक है, इसमें से रसीदें हैं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हमारे पास 14 15, ये हमारे पास टोटल ये बुक है पूरी, इसके अंदर ये 15 रिसिप्ट्स हैं। ए आया, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट दाखिल किया था। ठीक है, बी के अगेंस्ट में सूट डिक्री हो गया। अब बी जो है पैसे जमा करता है, कितना करता है? हर महीने 50,000 पैसे जमा करता है। अब इसको रिसिप्ट दी जाएगी, कौन सी? फॉर एग्जांपल रिसिप्ट नंबर 1, सीरियल नंबर 1। ठीक है, इसकी एक रिसिप्ट इसको दी जाएगी और एक रिसिप्ट इस कोड के अंदर रहेगी। जैसे चेक होता है ना, पूरा चेक होता है, ये पूरा यहाँ से हिस्सा चेक होता है, यहाँ से एक हिस्सा चेक बुक के अंदर रहता है। यहाँ पर लिखा जाता है कि चेक किसको दिया। ये तो आपने रिसिप्ट यहाँ पर लिख दिया, इसको एक कॉपी इसके हवाले कर दी, उसके अंदर तो आपने लिखा कि इतने पैसे मिले हमें, वसूल हुए, मगर ये पैसे किससे वसूल हुए? ठीक है, वो भी एक रिसिप्ट, जैसे चेक बुक होता है, एक चेक बुक का थोड़ा सा टुकड़ा उसके अंदर लगा होता है, वहाँ से हम फाड़ कर निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह रिसिप्ट होती है। एक रिसिप्ट मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए रहेगी, उसको कहा जाएगा काउंटर फॉइल। मतलब काउंटर फॉइल कोर्ट के पास रहेगी, कोर्ट के रिकॉर्ड में रहेगी। ठीक है, सबूत के तौर पर। यहाँ तक बात की, देयर शैल बी केप्ट इन द कोर्ट, और वो कोर्ट में रखी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हो गया रूल नंबर 18। रूल नंबर 19 क्या बात करता है? रूल नंबर 19 बात करता है all fines, monies or properties deposited or realized and disbursed by the court shall be entered in a register in Form 2, Form 3। ये Form 3 में जो भी पैसे वगैरह मिलेंगे, जो भी पैसे जमा होंगे, फाइन है, ठीक है, या भी किसी भी तरह का कोई भी पैसे हैं, मनी है, जमा हो, डिपॉजिट हो, डिस्बर्स हो, जो कुछ भी हो, वो Form 3 के तहत जमा किए जाएंगे, जो है निकाले जाएंगे। ठीक है, Form 3 आप देखेंगे तो Form 3 में लिखा गया है रूल नंबर हमारे पास रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में जो कहा गया है ना, वही बात है यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, रूल नंबर 19 के तहत। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। अगर समझ में ना आए तो बात मुझसे आप पूछ सकते हैं। Form 1, Form 2, Form 3 में मैं आपको लास्ट में उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि Form 1, Form 2, Form 3 असल हैं क्या। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब रूल चले जाते हैं रूल नंबर 20 पर। रूल नंबर 20 क्या बात करता है? Where the court receives any amount payable to a party, it shall cause a notice thereof to be served on the party entitled to receive it, and shall pay it to the party concerned within 4 days, so far as may be of his applying thereof। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी पर सूट दाखिल किया था, अब बी हर महीने कोर्ट में पैसे जमा करता है। अब जब बी हर महीने कोर्ट में पैसे जमा करता है तो कोर्ट का फर्ज है कि 4 दिन के अंदर, ठीक है, क्या करना है? नोटिस करना है। किसको? ए को करना है कि आपके पैसे जमा हो गए हैं, आप आएँ और कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट से आके। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या बात करता है? ये बात करता है द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग इट्स रजिस्टर्स शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर सच पीरियड एज इज प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स ऑफ हाई कोर्ट एप्लीकेबल टू सिविल कोर्ट्स। कि जो भी कोर्ट का रिकॉर्ड होगा, फैमिली कोर्ट का, ठीक है, उसके रजिस्टर वगैरह होंगे, उसको संभाला जाएगा, प्रिजर्व्ड किया जाएगा फॉर सच पीरियड, इतने वक्त के लिए, इतने मुद्दत के लिए। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड प्रिजर्व करने के लिए ये कह रहा है रूल नंबर 21 कि कितने पीरियड के लिए किया जाएगा। जैसा कि हमारे पास हाई कोर्ट के रूल्स कहते हैं ना, जो हाई कोर्ट्स के जो भी रूल्स हैं हमारे पास एप्लीकेबल हैं, जो सिविल कोर्ट्स के लिए इतने मुद्दत के लिए ये रखे जाएंगे। आप अगर
किसी भी केस की, फॉर एग्जांपल हमारा एक केस डिसाइड हुआ है, फॉर एग्जांपल 19 हमारे पास फॉर 1980 के अंदर कोई केस डिसाइड हुआ, अगर आप इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेने जाएंगे तो आपको बाआसानी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इतने वक्त तक, फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स तक तो इनको रखना ही है मेरे अंदाज से, मेरे माइंड के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि अगर अभी हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं तो 70 साल तक के तो केसेस आसानी से मिल जाते हैं, कहीं अगर नहीं मिलते तो वो अलग बात है। ठीक है, जैसा कि अगर कोई हमारे पास बड़ा इवेंट हो जाता है कोई भी, जैसा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो उसके असासिनेशंस के दौरान जो है काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो जला दिए गए, काफ़ी ऑफिसें जला दी गई, तो रिकॉर्ड नहीं मिलते वो अलग बात है। बाकी ये हाई कोर्ट्स के रूल्स बताते हैं कि काफ़ी अरसे तक रखना है जो एज पॉसिबल हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाएंगे रूल नंबर 22 पर, वो अलग है। हम ये, अगर यहाँ तक आपको अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 21 क्या बात करता है कि इतने वक्त तक, इतने पीरियड तक वो रिकॉर्ड संभाल के रखना है, जिस तरह हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जो भी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं सिविल कोर्ट्स पर। हाई कोर्ट एप्लीकेबल टू सिविल कोर्ट्स। ठीक है, जो सिविल कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को जो हाई कोर्ट के तहत जो संभाल के रखने हैं इतने वक्त, इतने पीरियड के लिए फैमिली कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स को भी संभाल के रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? अगर जाओ तो बात क्लियर। अब हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।